नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में ऐसा होता नहीं है अमूमन। प्रधानमंत्री आपके किसी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में बोलते हैं और उसको लाइव प्रसारण किया जाता है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में कहूँ तो ये दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। अच्छा लग रहा था इस देश का एक प्रधानमंत्री कॉन्वोकेशन में जाना चाहिए, अच्छा है, लेकिन जो शख्स एजुकेशन के पूरी तरह से खिलाफ हो और ख़ासकर इस देश में आरएसएस की एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि हायर एजुकेशन को बंद किया जाए, उसका निजीकरण किया जाए और उसको कम से कम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के रीच से दूर रखा जाए। दरअसल पढ़ाई लिखाई के बाद जो है बहुजन समाज के लोग जगते हैं। ये गुजरात यूनिवर्सिटी का किस्सा सुनाता हूँ। गुजरात में गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वो आज भी अपनी ज़मीन पर नहीं। जब उसके वाइस चांसलर मोदी जी से मिलने गए कि हमें ज़मीन दीजिए, तो मोदी जी ने कहा कि मैं फैक्ट्री खोलूँगा, यूनिवर्सिटी खोल के क्या करूँगा। बाद में पता चला कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। हुआ ये था कि गांधीनगर में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली तो देश भर के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए, पीएचडी करने। उसी के संपर्क में कुछ पटेल छात्र भी आए और उन्हीं छात्रों को बहुजनों ने समझाया कि तुम्हारी संख्या तो है गुजरात में, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ब्यूरोक्रेसी में तुम्हारी भागीदारी नहीं। तुम जज नहीं हो, कलेक्टर नहीं हो, डीएमएसपी नहीं हो और इसकी वजह है अशिक्षा। उसके बाद वहाँ हार्दिक पटेल का उदय होता है और वो आरक्षण को लेकर आंदोलन चलाते हैं और जिसके बाद करीब 25 साल से सत्ता में रही बीजेपी की चूल्हे हिलने लगती है। उसी के बाद मोदी जी को आइडिया आता है कि एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा एक ऐसा हथियार है जिससे आदमी सवाल करता है और जब सवाल करता है तो सत्ता से सवाल करता है और सत्ता से जब सवाल करता है तो जवाब देना होता है। इसलिए उन्होंने पूरे देश को कहा कि किस तरह से इनको धार्मिक कर्मकांड, मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम में फंसाया जाए और जब तक आप अशिक्षित रहेंगे इस मुद्दे पर फंसते रहेंगे। एक बार मेरी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो बीजेडी के और वो ट्राइबल थे, कालाहांडी के इलाके से सांसद बनते थे। उन्होंने मुझे जब बताया कि मैंने आइडिया दिया है कि आप आईआईटी न खोल के आईटीआई खोलें, आप प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर न बना के पकौड़ा तलवाएं। और मोदी जी को आइडिया पसंद आया और उनको लगा कि अगर ये सब हो जाता है, हायर एजुकेशन को हम प्राइवेटाइज कर दें, जो इस देश के सबसे अमीर लोग, और अमीर लोग की जाति क्या है आपको पता है, कैटेगरी क्या है पता है, उनके हाथ में, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, दुनिया के दूसरे देशों से पढ़ के आ जाएं और जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं जिनका ऑलरेडी ड्रॉप आउट, जो हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते 60% पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, उनके लिए जो थोड़े बहुत इक्का दुक्का लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके भी रास्ते बंद कर दिए जाएं और उसको बंद करने के लिए या तो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाए। जो सरकारी स्कूलों में पहले पढ़ के लोग डीएमएसपी, कलेक्टर होते थे, उनके बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। और इस देश का जो बहुजन समाज एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी है, जिसका पहला जनरेशन सरकारी स्कूल में जा रहा था, मदरसा में मुसलमान जा रहे थे, वो सब बंद किया जा रहा है। और ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि कास्ट, ये जो जाति व्यवस्था है उसको लाया जाए। शूद्रो फूले की एक लाइन है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके अंदर चेतना नहीं आती है। और उसी को रोकने के लिए, और जब इस तरह की विचारधारा वाला प्रधानमंत्री जब आईआईटी, आईआईएम की बात करता है तो हंसी आती है। मैं कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। मोदी का सही डेटा भी हो, अगर आंकड़ा भी सही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का आंकड़ा सही है कि सिर्फ 15 आईआईएम थे, 9 आईआईटीज थे, तो कांग्रेस ने तो ये पाप किया है, लेकिन बीजेपी तो कहीं उससे ज़्यादा बढ़कर है और तमाम आईआईटी, आईआईएम पर वो ताला लगा रही है। उसका फ़ी इतना हाई किया जा रहा है कि आपके बूते के बाहर हो। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, एक मुस्लिम युवक ने टॉप किया, एक महिला ने टॉप किया है। सनातन व्यवस्था के हिसाब से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सोचिए, जिनको पंचर बनाने वाला ये लोग कौम कहते हैं, उसके बच्चे ने टॉप किया है, तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। तो इनकी बात कथनी और करनी में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। और 6 साल हो गए शायद उनको सद्बुद्धि आए और पढ़ाई के महत्व को समझ सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप उन पर भरोसा मत कीजिए। उनके भाषणों पर जब कंडोलेंस भी करते हैं, जब वो, मतलब मैं क्या कहूँ, किस तरह का विश्वास हो गया इस देश के प्रधानमंत्री की बातों पर कि जब वो कोरोना से लड़ने की बात आते हैं तो लोगों को ताली थाली जैसा मजाक सोचता है। जब वो इकॉनमी की बात करते हैं तब लोगों को लॉकडाउन और जीएसटी और नोटबंदी जैसे जुमले समझने लगते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री कोई वादा करते हैं तो लोगों को 15 लाख रुपए जैसा जुमला याद आता है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री, इससे ज़्यादा अविश्वसनीय तो मनमोहन सिंह भी नहीं हुए थे अपने 9वें 10वें साल में, जो ये 6 साल में हो गए हैं। और लोग उन पर भरोसा नहीं करते। एक वो तबका जो इस देश में रूलिंग तबका है, जो कास्टिज्म को रखना चाहता है बरकरार,
जो धर्म के आधार पर मुसलमानों से नफरत करता है, जो जाति के आधार पर बहुसंख्यक आबादी से नफरत करता है, वो सिर्फ मज़े लेता है। और इनका सबसे बड़ा पक्षधर और पैरोकार जो है वो मीडिया है, जिसको ये फाइनेंशियली स्पॉन्सर करते हैं और वो जिसका एक जातीय कैरेक्टर है। अदरवाइज देश की बहुसंख्यक आबादी है वो बेरोजगार हो रहा है, उसकी रोजी रोटी जा रही है, उसके बच्चे की पढ़ाई नहीं मुकम्मल हो रही है, और प्रधानमंत्री एक अविश्वसनीय चेहरा के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। नहीं भरोसा है तो आप लोगों से बात कर लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसका इम्पैक्ट भी दिखने लगा है। बिहार में मैं अभी दौरा कर रहा हूँ, चुनाव चल रहा है। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, ये साफ है कि आरजेडी ने जिस तरह से आरक्षण के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण के खिलाफ बात की थी, जिस तरह से आरजेडी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, जिस तरह से आरजेडी ने सरकारी स्कूल का वादा किया है, और काफ़ी कंसोलिडेट होकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग उनको वोट करने जा रहे हैं। और जो भीड़ दिख रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं ना, कपड़े से मैं पहचान लेता हूँ, मैं भी कपड़े से पहचान लेता हूँ कि इस रैली में आने वाला जिसके पैर में चप्पल है, जिसके शरीर पर मैला कुचैला कपड़ा है, जो उम्मीद भरी निगाहों से, मायावती की रैली हो, लालू यादव की रैली हो, तेजस्वी की रैली हो, जो लोग आते हैं वो सब के सब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। उनको उम्मीद है कि जिस तरह से रेलवे बेचा जा रहा है, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, अगर तेजस्वी आएँ तो हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी। उनके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो कभी डीएम कलेक्टर एसपी का सपना नहीं देखते हैं। वो हमारे जैसा पहला जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज गया है, वो चाहता है कि मैं क्लर्क बन जाऊँ, चपरासी बन जाऊँ, गैंगमैन बन जाऊँ और अपना परिवार चला लूँ, मेरी शादी हो जाए, मेरी बहन की शादी हो जाए। उस पर भी जब उसको कुठाराघात मिलता है, वो नौकरियां भी जब नहीं मिल रही, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से रेलवे बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया बेचा जा रहा है, तो उसकी आंखों में उम्मीद। और यही वजह है कि लोग उमर के सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार से ज़्यादा निजीकरण के लोग खिलाफ हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ भी बहुत इनकम्बेंसी है, और जो राजनीति हो रही थी चिराग पासवान के जरिए या गठबंधन बनाकर, उसको भी लोग नकार रहे हैं। एक सबसे जो अहम बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बिहार में मीडिया ने सबसे बड़ा झूठ फैलाया है कि बिहार में जातिवाद है। इस देश में जातिवाद के पोषक जो हैं वो लोग हैं जो मनुवाद को मानते हैं, जो धार्मिक कर्मकांड में जीते हैं, और जो लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे हिंसा करते हैं। और वो तमाम लोग जो इससे पीड़ित हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, वो लोग अब एकजुट हो रहे हैं और उनको लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, और एकजुट होकर उसको बचाना है। और इसीलिए, लेकिन अभी भी उनके मन में शक है कि कहीं हम वोट दें और ऐसा ना हो कि वो ईवीएम में तब्दीली हो जाए। तो हम एक अविश्वास के माहौल में जी रहे हैं। लोगों को पुलिस पर व्यवस्था नहीं है, प्रशासन पर व्यवस्था नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, सीएजी, उस पर भरोसा नहीं है। और उसी का नतीजा है कि उसको रिस्टोर करने के लिए, उन तमाम भरोसे को वापस लाने के लिए बिहार में लोगों का जनसैलाब जो है वो तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रहा है। देखते हैं 10 को नतीजे क्या होंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस देश में नई खबर आ रही है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण मिला है, उसको ओबीसी आरक्षण से काट के दिया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से दाखिला नहीं मिल रहा है। मैं बिहार चुनाव में होने की वजह से इन तमाम मुद्दों पर मेरे ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों से रूबरू हूँ और इन तमाम बातों पर मैं बात करता रहूं, जो बहुजन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए खबर के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी टीवी अखबार पर मत जाइए, वो लोकल लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, वो वोकल लोगों से बात कर रहे हैं। वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टाउन तक रहते हैं, वो शहरों में रहते हैं, और जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, उसी से बात करते हैं और उसी से हवा बनाते हैं। आप टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए, उनकी विश्वसनीयता प्रधानमंत्री की तरह खतरे में है। सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए आपको ये देखना है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। रोजी रोटी ज़रूरी है, नौकरी पेशा ज़रूरी है, सुरक्षा ज़रूरी है, भाईचारा ज़रूरी है। और जो शख्स, जो नेता इस तरह के मुकम्मल वादे करता है, उसको वोट कीजिए। और ये एकजुटता दिख रही है। जो लॉकडाउन में पीड़ित लोग हैं, जो बेरोजगारी का आलम है, बिहार ने कई बार दिशा दी है। मुझे लगता है बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रोजी रोटी, बेरोजगारी, जीवन मरण पर वोट हो रहा है, जाति पर वोट नहीं हो रहा है। ये मीडिया, चूँकि यहाँ जाति को लेकर ज़्यादा सतर्कता है, विमर्श होता है, इसलिए मीडिया आपको कहते हैं कि ये जात के नाम पर वोट होता है। बिहार में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जुगलबंदी दिख रही है, और वो रोजी रोटी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं। वहीं
जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो जाति के आधार पर और धर्म की वजह से, चाहे वो 370 हो या राम मंदिर हो या RSS हो, उसकी वजह से वो बीजेपी के साथ हैं। तो अब आपको तय करना है कि कौन जातिवादी, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। एक दो और बड़ी खबरें देश में क्या हो रहा है वो मैं बताता चलूँ आपको, क्योंकि बहुजन समाज के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। और आज पूरे सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की रैली जो है वो छाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार लोग बात कर रहे हैं। और एक वीडियो देखिए, नीतीश कुमार चोर है का नारा लग रहा है उनकी रैली में। बहुत कम समय तो ये वो तमाम खबरें थी। और PMO का एक ट्वीट है 16 IITs, तो PMO को ट्वीट लिखने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वो तमाम सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं जो इस देश के पत्रकारों को पूछना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जो दीजिए। शुक्रिया। तो जिस दिन पहला मंत्रिमंडल की बैठक होगी और पहला मेरा अगर पहला मुख्यमंत्री होते हुए चलेगा तो देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को 10 लाख नौजवान को इकट्ठे सरकारी नौकरी आप लोगों को हाथ उठा के बोलो चाहिए बेरोजगारी दूर होनी चाहिए ना। बता 15 साल से मुख्यमंत्री कौन है? LPG उठाने का काम क्या किया? एक सीट पर खाना नहीं लगा। एक मौका अपने भाई नौजवान को दीजिएगा, हाथ उठा के तो एक मौका दीजिएगा। जिस दिन आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा एक मौका अगर आप लोग दीजिएगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल में पहला अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, इतना ज्यादा बेरोजगारी है बिहार में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।